गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक तो कर लिया था, वो याद करो कि एरिया अंडर द कर्व्स, है ना। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसी को आओ। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि जो है एरिया अंडर द कर्व्स कैसे निकालना है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि आपको करना ये है। हाँ, ये आपको देख लेना है कि एक्सिस जैसे ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, और आपको ये एरिया निकालना है। तो हमने किया क्या था, एरिया निकालने के लिए हम इधर से गए, यहाँ से एक्स पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट काटे, और फिर हमने इसका हाइट लिया y। हम बोले स्ट्रिप का एरिया होगा y dx। और ऐसे जितने एरिया पॉसिबल थे, स्ट्रिप पॉसिबल थे, हमने उसको xi से लेके xf तक इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि कल को एग्जाम में ये ना पूछे और पूछ थोड़ा बदल दे, मतलब ऐसा बदल दे, और आपको बोल दे नहीं इस बार ये वाला एरिया बताओ। तो इस बार भी हमारा अप्रोच वही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। फिर हम वही करेंगे कि स्ट्रिप काटेंगे। एक ऐसा स्ट्रिप काटेंगे, देखो, यहाँ से y पे जाके dy थिकनेस का, और उसका ये वाला x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x होगा। जो स्ट्रिप हमने चूज करा है उसका एरिया इस बार हो जाएगा x dy। और ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट पॉसिबल हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। बस इस बार लिमिट जो है, अगर इसके टर्म्स में देगा तो आ जाएगा yi टू yf, और इसके टर्म में देगा तो हो जाएगा xi टू xf। ऑल्दो नॉर्मली ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक दो आप भी कर लो। मुझे लिखो फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ऑन x एक्सिस फ्रॉम, चलो शुरू हो जाओ। कह रहा है ये वाला जो कर्व है ये 0 से लेके 2 तक में कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। फाइंड कर लो जरा। चलो फटाफट ट्राई करो। बस थोड़ी बहुत नेटवर्क में इशू हो सकता है आपको, हाँ। चलो फटाफट, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलना है आपको। चलो जल्दी जल्दी बेटा, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से काम है।
मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि आप कैलकुलेट करो ये y की वैल्यू दी हुई है, लाके डाल दो यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 6 × dx। लिमिट डालना है 0 से 2। और इंटीग्रेशन करना आपको आता है, या तो अब एक साथ ही कर लो, तो एक साथ करोगे तो आएगा x³ प्लस 2x² प्लस 6x। इधर 2 इधर 0, यहाँ लाके डालोगे तो आ गया 8 प्लस 12, आंसर 28 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे अब, ठीक है ना, एक दो और प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x on x-axis from x is equal to 0 तो फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 मीटर कर लेते हैं। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बेटा, एक दो और लिख देते हैं। हम्म, find the area bounded by y is equal to e raised to the power minus x is equal to 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो तो। प्रभा जी कह रहे 14/3। देखते हैं, रुक जा बेटा। कुछ कह रहे 16/3। फटाफट जा, ट्राई करते जाओ। ठीक है प्रभु जी। हाँ, थोड़ा अगला, अगले की तरफ बढ़े। एक किसी का नहीं आया, किसका नहीं आया? छवि का नहीं आया। छवि देख जरा। सेकंड वाला ट्राई करो बेटा, सेकंड वाला बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाएगा। सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। बेटा कुछ भी बोल रहे हो ना तो ग्रुप में रिप्लाई करो। नहीं रिधिमा, 0 नहीं आएगा, ध्यान से देख। बेटा -1 तो एरिया हो ही नहीं सकता है ना। देख चलो एक काम करते हैं, मैं समझाता हूँ, देखो। और कोई ट्राई कराओ क्या? नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा बेटा, इनफाइनाइट नहीं होगा। अब 1 कह रहे हो तो मुझे पता नहीं, हम चेक कर लेते हैं, आ जाओ। देखो, तो पहले अपना लोग बनाते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। ग्राफ कैसा दिखेगा पहले ये देखो। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा या नहीं? तो नहीं। when x tends to plus infinity, y tends to 0. when x tends to minus infinity, y tends to infinity। यानी ग्राफ कुल मिला के ऐसा आता है। तो आपको एरिया निकालना कौन सा है? आपको कह रहे हैं कि एरिया निकालो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कर्व, मतलब ये वाला। हाँ, थोड़ा ये बोलना चाहिए था कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, वरना आप ये भी समझ सकते हो। अब कुछ नहीं है, बस खेल लो जो खेलते हो। एक एलिमेंट काटो, यहाँ से एक्स दूरी पे जाके dx थिकनेस का इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा y इंटू डी एक्स। वाई की जगह डाल दो इसको और कर देंगे इंटीग्रेट। समझ में आ रहा है कि पहला लिमिट अपने को x इज इक्वल टू 0 पे मिलेगा और लास्ट लिमिट अपने को इनफाइनाइट पे मिलेगा। ऐसा कर दो। ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो तो आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1। इधर इन्फिनिटी इधर 0, -1 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आएगा 0। ये वाला अपना 0, ये वाला अपना 1, तो आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। कुछ बच्चों ने सही करा था, एक रिधिमा और एक आकांक्षा ने सही करा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिमिट दिया नहीं था, लिमिट आपको पता करना था। वो तब पता होगा जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ग्राफ वाला क्लियर हो गया ना? कुछ नहीं है, जब भी कोई ग्राफ का एरिया निकालना हो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो, अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना? आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड एप्लीकेशन में आते हैं। एड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बहुत छोटी छोटी चीजों को ऐड करने में इंटीग्रेशन कैसे काम आता है वो देखते हैं हम लोग। आ जाओ, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये।
सर देखो, जैसे मान लो ये एक रॉड थिन रॉड, है ना, ये एक हमारा थिन रॉड है। इस रॉड का लैम्डा मान लो कांस्टेंट है। लैम्डा इज कौन, देखो तीन चीजें हैं यहाँ पे, आपको ना तीन चीजें दिखाई देंगी, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। लैम्डा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, और जब हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लैम्डा काम आएगा। मास अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा काम आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, थिन रॉड में, या चलो पहले समझ लो, मास जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सिग्मा काम आएगा, और सिग्मा का मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया। और रो का मतलब है जब मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो काम आएगा रो। रो का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों स्टैंडर्ड नोटेशन है, जब तक पढ़ोगे तब तक ये काम आएगा। मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो लैम्डा, मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सिग्मा, मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रो। अब आप सोचते जाना और हमको बताते जाना, थिन रॉड क्या यूज करोगे, लैम्डा, सिग्मा, रो। थिन रॉड का मतलब है ऐसा रॉड जिसका लेंथ जीरो है, सॉरी जिसकी थिकनेस जीरो है। ऐसा रॉड जिसका थिकनेस टेंड्स टू जीरो है, तो उस रॉड के लिए आप लैम्डा यूज करेंगे, सिग्मा या रो। लैम्डा। हाँ लैम्डा। थिन रिंग, थिन रिंग, थिन रिंग के लिए क्या यूज करोगे बेटा, सोच के बताओ। थिन रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, सोच के बताओ। लैम्डा, सिग्मा, रो। सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। हाँ आकांक्षा कुछ बोल रही है, बोल जल्दी बोल। तो बोल भी दे, तेरा आंसर सुनने को कान तरस गया है, बोल। हाँ अरे मैंने तो बोला ये थिन रिंग। थिन रिंग का मतलब क्या होता है, मतलब थिन रिंग का भी कोई अलग से मतलब होता है क्या। अरे बेटा, छवि तूने क्या किया है, ध्यान से देख। अभी रिंग का जो भी मास है वो तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ। तू यहाँ मास क्यों समझ रही है, यहाँ तो मास ही नहीं, यहाँ तो हवा है। मतलब मास जो भी है इस पतले तार में है। तो मास अगर पतले तार में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेटा क्या यूज करोगे, जल्दी बताओ।
अरे बेटा उसका सबको समझ में आ गया ये बात या नहीं? हाँ, अब सोच समझ के जवाब देना। रुक जाओ। एक वायर के हेल्प से हमने बनाया है स्क्वायर फ्रेम। एक थिन वायर के हेल्प से हमने बनाया है स्क्वायर फ्रेम। क्या यूज होगा? जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली लैम्डा। अगर ये मेरा प्लेट हो गया, थिन प्लेट, थिन प्लेट, थिन प्लेट में क्या यूज करोगे? एक बात मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा पैटर्न है तुम लोगों का। तुम लोग सबके नाम के आगे एक एक वेव बना हुआ आ रहा है, और वो साइनोसॉइडल वेव है। क्या सबने मतलब ऐसा लिखा है या अपने आप ही हो गया, क्या चक्कर है इसका? अरे तेरे नाम से तो पहले दो दो वेव आ रहा है। तो अपने आप ही हो जाता है क्या? ओहो चल। ओहो चल, अच्छी बात है। तो सुन तो। हाँ तो बताओ मुझे, थिन प्लेट, जल्दी जल्दी बताओ, थिन प्लेट में क्या होगा? थिन सर्कुलर प्लेट। थिन सर्कुलर प्लेट। हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर। प्लास्टिक का बॉल। जल्दी जल्दी जल्दी। आप देखिए मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, खेल खत्म। बेटा, प्लास्टिक का बॉल, जो भी मास होगा वो उसके सरफेस पे होगा। सरफेस पे होगा इसका मतलब मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा लेंगे भाई, सीधी सी बात है। अब चलो और देखो। सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर में क्या लोगे? हाँ ठीक है, रो आएगा सॉलिड स्फीयर में। हॉलो सिलेंडर में क्या लोगे? हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अब एक बात बता, सामो, हॉलो सिलेंडर में मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया में? और एरिया में अगर होता है तो क्या लेंगे बोल? बस खेल खत्म। चलो। अ, जैसे ये है, तो हम लोग कहते हैं एन्यूलर डिस्क।
ये कहलाता है एन्यूलर डिस्क, या फिर इसको कुछ लोग थिक रिंग भी कह लेते हैं। तो आप इसका नाम, वैसे नाम एन्युलर डिस्क ही ज्यादा अच्छा है, इसको थिक रिंग भी कुछ लोग कहते हैं। बताओ यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे? लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो मास अभी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, वॉल्यूम में? बोलो। ऑब्वियसली एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा लोगे, क्या दिक्कत है इसमें? क्यूबॉइड अगर है, सॉलिड क्यूबॉइड, सॉलिड क्यूबॉइड में क्या लोगे? हॉलोकोन, हॉलोकोन। हॉलोकोन, सॉलिड कोन। मतलब आगे आज आज के बाद भाई तुमको इन सब में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देख लो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपना शुरू हो जाओ। चलो अब हम आते हैं असली मुद्दे पे। ये तो थोड़ा सा बेसिक बात था, हम बता दिए, और थोड़ा असली मुद्दे पे आते हैं। तो असली मुद्दे पे ये है, काम करो, देखो इधर, जैसे अपना थिन रॉड हम लोग लिए थे, है ना? जैसे ये ले लिया हमने, जैसे ये हमारा थिन रॉड है ना? भले ही आपको थिक दिख रहा है लेकिन रियलिटी में ये थिन ही है, और जो हम बोले आप उस पर विश्वास करना। ठीक है? अब एकदम अच्छे से सोचना, ठीक है? देखो आज जो बातें बता रहे हैं ना, आपको हो सकता है कि इस चैप्टर में किसी बुक में ना मिले, लेकिन आज के पढ़ाई के बिना आगे का एक दिन का भी पढ़ाई नहीं हो सकता है। इसलिए आज का पढ़ाई आपको पूरी ताकत ला के समझना है। एटलीस्ट 60% तो समझ में आपको आना ही चाहिए। ध्यान से सुन, इस रॉड का लैम्डा कांस्टेंट है। जैसे ही मैंने बोला लैम्डा कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके यूनिट लेंथ का मास कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लूं, और यहां पे भी एक ऐसा ही छोटा एलिमेंट काट लूं, इस छोटे से एलिमेंट का मास m1, इस छोटे से एलिमेंट का मास m2, लैम्डा कांस्टेंट है मतलब यूनिट लेंथ का मास कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओगे किसका मास ज्यादा? m1 ग्रेटर देन m2, m1 लेस देन m2, m1 इक्वल टू m2। और एक ऑप्शन और दे देते हैं कि YPHGKNH। अब अच्छा बोला ये क्या है? तो ये है, ये प्रश्न हमरे गोले का नहीं है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं देंगे। अब जरा फटाफट मुझे बताइए, अगर इस रॉड का लैम्डा कांस्टेंट है, मैंने दो रॉड के छोटे छोटे टुकड़े लिए, दोनों का लेंथ मैंने एकदम सेम लिया है,
मुझे बताओ किसका मास ज्यादा किसका मास कम, सोच के बताने का है। भाई सामू तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना बंद कर दे पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मत लगाया कर। हमेशा डाउट में नहीं रहना चाहिए आदमी को, नहीं नहीं नहीं। तो बोलना गलत होगा, क्या दिक्कत है उसमें? कौन सा तुझे मैं गोली मार दूंगा गलत होगा तो? अब सुन। हाँ बिल्कुल सही बोला है सबने। अरे भाई हम कह रहे हैं कि लैम्डा क्या है, मेरा लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, जो कि है कांस्टेंट। तो यहाँ का मास भी वही लैम्डा इंटू डी एक्स, यहाँ का मास भी वही लैम्डा इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कल को मैंने बोला नहीं, लैम्डा अब कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा की वैल्यू वेरी कर रही है एज 2x+3। लैम्डा की वैल्यू वेरी कर रही है 2x+3। तो अब मुझे बताओ, और x हमने यहां से लिया है। अब एक एलिमेंट मैंने यहां लिया है, एक एलिमेंट मैंने यहां लिया है, तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा मास अब किसका? आराम से सोचो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो। रिधिमा, सामू, पंच। ठीक है, देखो सही कह रहे हो। भाई सीधी सी बात है कि जिसका जितना एक्स ज्यादा, उसके यूनिट लेंथ का मास भी ज्यादा। और जिसके यूनिट लेंथ का मास ज्यादा, लेंथ दोनों का सेम, उसका मास ज्यादा। यानी ये वाला बात हो जाएगा। अब सुनो कहानी क्या है। अब एक चीज और देखो। अब मैंने एक रॉड फिर से ले लिया है। ध्यान से सुनो, अब एक रॉड फिर से ले लिया हमने। अब रॉड का लैम्डा ना वेरी कर रहा है ऐसे। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर। और एक बार है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। और एक बार है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स को इधर से मेजर किया गया है, ठीक है ना? मैंने यहाँ एक एलिमेंट काटा, मैंने यहाँ एक एलिमेंट काटा। इस केस में दोनों के मास के बारे क्या बोल सकते हो? हाँ जी बताओ। थर्ड वाले केस में मास के बारे आप क्या बोल सकते हो? हाँ ऑब्वियसली सेम है। इसका लैम्डा कांस्टेंट है ना बेटा, लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली m1 इज इक्वल टू m2। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा?
हाँ बेटा बताओ। हेलो। अरे आवाज आ रही है? हेलो। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इस वाले केस की बात करो तो बताओ M1 बड़ा या M2, जल्दी बोलो। हाँ M2 बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इस केस में बताओ जरा। हाँ लेकिन हमको एक फील भी आ रहा है कि इस वाले का M2 इस वाले के M2 से ज्यादा या कम। हाँ क्योंकि ये दिख रहा है कि ये x का स्क्वायर है। तो मास पर यूनिट लेंथ जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा होता जाएगा। है ना? अब थोड़ा आपको फील आ गया होगा। चलो आओ, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनो, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। थ्योरी तो बहुत हो गया, का क्वेश्चन एक करते हैं, थोड़ा अच्छा फील आएगा। देखते हैं, आ जाओ, ध्यान से समझना जरा। दुनिया में कोई भी चीज हो उसको ऐड करने में काम आता है इंटीग्रेशन। कुछ भी हो ऐड कर लो, खेल खत्म। मास ऐड करना हो, इंटीग्रेशन। एरिया ऐड करना हो, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी ऐड करना हो, वह कुछ भी ऐड करना हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब ध्यान से सुनो, ये एक रॉड है जिसका लैम्डा एक्स के साथ वेरी कर रहा है। कैसे? तो लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। Here A and B are positive constant. ठीक है, इधर A और B जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। बोला बताओ भाई, इस रॉड का लेंथ अगर L है तो इस रॉड के लेंथ का, सॉरी, इस रॉड का मास क्या होगा? सभी के दिमाग में एक बात आया कि अरे यार सर ने बताया तो था ये वाला, कि इस रॉड के ना छोटे छोटे टुकड़े कर लो, फिर सारे का मास निकाल लो और सबको सिंपली ऐड कर दो। तो वही काम हम करेंगे। हम क्या करेंगे देखो, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट काटेंगे। हाँ आप ये कह सकते हो चूंकि लैम्डा तो लगातार वेरी कर रहा है सर, फिर आप ये dx में कैसे कांस्टेंट मानोगे? मैंने पहले ही बताया था कि x के सामने dx बहुत छोटा होता है। तो dx इतना छोटा है कि हम ये मान सकते हैं कि पूरे dx में लैम्डा कांस्टेंट है। और वो वही है जो यहाँ पे है, लैम्डा है। माने जो लैम्डा x पे होगा, x प्लस dx पे वही लैम्डा होगा, चूंकि dx की वैल्यू बहुत कम है। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब हम इस छोटे से एलिमेंट का मास निकालने वाले हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा वो होगा इसके यूनिट लेंथ का मास इंटू dx। और इसके यूनिट लेंथ का मास अपने को दिया गया है लैम्डा, यानी ये आ गया एक्स प्लस बी में कर दिए dx से मल्टीप्लाई। ये क्या निकल आया? ये क्या है बताओ जरा मुझे। ये है इस छोटे से एलिमेंट का मास। अरे यूनिट लेंथ का मास है ये, तो dx लेंथ का मास हो गया ये। बोलो।
तो अगर आपको पूरे रॉड का मास निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे जितने मासेस है सभी को ऐड कर दो। और आपको पता है कि एडिशन का दूसरा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे? लिमिट लिमिट बताओ बेटा, लिमिट। लिमिट बता दो। नहीं छवि, लिमिट आई, अरे बेटा एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देख ले, जीरो। आप एलिमेंट जब काटना शुरू करोगे तो ऐसे ही तो काटोगे, ऐसे 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 काटते 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 यहाँ तक आओगे। तो पहला एलिमेंट आपको तब मिलेगा जब एक्स की वैल्यू जीरो है, और लास्ट एलिमेंट तब मिलेगा जब एक्स की वैल्यू एल है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ए को बाहर कर दो, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। और इसको कर दो ऐसा, लिमिट डाल दो जीरो ट्वेल्व जीरो ट्वेल्व। यानी ये हो गया ए एल स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया बी एल। तो हमने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है कि देखो ये रॉड का मास है। ये जो आया है ये इस रॉड का मास है। बोलो एकदम क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट पूछो, कि आज हम इंटीग्रेशन का सारा एप्लीकेशन निपटाना है हमको। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। प्रभु जी, चलो अब सुनो। मतलब एक बात समझ में आ गया यार, अब देखो लग तो रहा होगा यार, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हमने एक वेरिएबल मास वाले रॉड का मास भी निकाल लिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और आओ एक और कराता हूँ ऐसे ही। देखो, जैसे ये एक रॉड है, रॉड का लैम्डा वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लैम्डा इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। ये 2 मीटर लंबा रॉड है। रॉड की मास फाइंड आउट करें। फाइंड टोटल मास ऑफ द रॉड, जल्दी। फाइंड टोटल मास ऑफ द रॉड। किन रॉड है ये? अरे तेजस, तू अभी आया क्या? देखो, फिर वही करोगे आप बोलोगे ठीक है एक काम करो, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लो। पहले इस छोटे से एलिमेंट का मास लिखेंगे, फिर उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो यूनिट लेंथ का मास है 2x स्क्वायर, मतलब लैम्डा। तो dx लेंथ का ये हो गया, और हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट 0 टू तक, क्योंकि पहला एलिमेंट आप काटोगे 0 पे, लास्ट एलिमेंट काटोगे आप 2 पे। 2 अपना बाहर चला गया बेटा, x³ बाई 3 बाहर, का पावर 3
तो का पावर 3 मतलब 60/3 आंसर। अब देखो मैं इसके ऊपर ना हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ। लैम्डा की वैल्यू दे देंगे 2x+3, लैम्डा की वैल्यू दे देंगे 2x² + 4। क्या हर बार एक नया नया क्वेश्चन बनता जाएगा? तो हम उसमें अब टाइम पास नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, ध्यान से समझना। शुरू कर रहे हैं, देखो देखो। जैसे रिंग है, वैसे तो आपको पता है कि रिंग का जो लेंथ होता है वो 2πr होता है, लेकिन कहाँ से आता है किसी को नहीं मालूम है, रटा दिया जाता है, तुम भी रट लेते हो। हमको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सीखना है, तो अभी हम डिराइव करने वाले हैं कि रिंग का जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr होता है। फटाफट देखना जरा, ठीक है? देखो इधर, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया ऐसा, थीटा पे जाके डी थीटा एंगल सबटेंड करता है। वो बहुत छोटा है, आपको दिख रहा है बड़ा, रियलिटी में बहुत छोटा होगा। अब ध्यान से सुनना, ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो क्या आप मुझे इसका लेंथ बता सकते हो? एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे ना, याद करो। ये अगर आर है, ये अगर आर है, ये थीटा है, ये आर्क लेंथ है एल, थीटा की वैल्यू होती है L/R। अरे याद है क्या? बोल। तो समझ में आ रहा है कि ये जो छोटा सा लेंथ होगा dl, दिस dl कैन बी रिटन एज r × d थीटा। बोलो। अब मैंने क्या किया, अगर आपको ऐसे छोटे छोटे जितने लेंथ है सभी के लेंथ को ऐड कर देंगे तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सारा लेंथ निकालने के लिए डीएल्स को इंटीग्रेट कर दिए। डीएल को इंटीग्रेट कर दिए मतलब आर डी थीटा को इंटीग्रेट कर दिए। आर तो है कांस्टेंट, बाहर चला गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन आ गया। अब मुझे बताओ, डी थीटा मतलब थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे? देखते कौन बताएगा सही सही। थीटा की लिमिट, बेटा जब भी थीटा डालते हैं ना, बोला तो ठीक है रेडियन में, ना कि डिग्री में। तो लिमिट डालेंगे हम लोग 0 to 2π। 360 में, यहाँ पे डिग्री में हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है ना? हम लोग सब यहाँ पे रेडियन में काम करेंगे। कैसे देखो, आप बोलोगे आप पहला एलिमेंट यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, काटो 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 काटो, काटते 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 यहाँ पहुंचे। तो जब आप यहाँ पहला एलिमेंट काटे थे थीटा की वैल्यू थी 0, और जब आप यहाँ एलिमेंट काटे होगे तो आप घूम के यहाँ आए होगे। तो लिमिट डाल देंगे 0 to 2π। मुझे एक बात बताओ, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? जब dx का इंटीग्रेशन x होता है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा। और लिमिट डालोगे तो देखो तो सरकमफ्रेंस आ गया क्या जो आता है? आंसर इज 2πr। ये आपको फील देगा, फील। समझ रहे हो? ये आपको फील देगा कि कैसे 2πr आया। बात समझ में आया क्या? आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्क का एरिया निकालने जा रहे हैं। इस डिस्क का एरिया निकालेंगे अभी हम। आपको पता है, मुझे मालूम है आपको पता है, πr² होता है
लेकिन हम इसको डिराइव करेंगे। आप अभी डिराइव तो किए नहीं हो। सुनो, जब कभी भी डिस्क दिखाई पड़े तो आप ये मान सकते हो कि डिस्क मतलब प्याज का एक स्लाइस, और प्याज का एक स्लाइस जो है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना होता है। तो मैंने क्या किया, एक रिंग मैंने उसमें से पकड़ लिया है। ध्यान से सुनना, ये बड़ा ही ट्रिकी है ये वाला। मैंने एक रिंग उसमें से पकड़ लिया है, ये वाला, जिसका रेडियस है एक्स और थिकनेस है dx। मेरा कहना है कि जो रिंग हमको दिख रहा है ना, उसका एरिया हम निकाल लेते हैं, और ऐसे ऐसे जितने रिंग पॉसिबल है सभी के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको डिस्क का एरिया मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि इस रिंग का एरिया कैसे निकलेगा। मुझे मालूम है प्रभु इंतजार कर रहा है, प्रभु जी बोलेंगे सर एक काम करो ना, पाई एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो आपका जो रिंग है उसका एरिया मिल जाएगा। क्यों प्रभु जी, दिमाग में यही आ रहा है ना प्रभु जी? हाँ, चलो वैसे मैं कर देता हूँ, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है ना? फिर भी एक समझ लो, तरीके बहुत सारे हैं। अब इसी को करने का दो तरीका है। कैसे देखो, एक तो तरीका है कि सिंपली एक्सपैंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई एक्स डी एक्स, और इसको कर दो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, और ध्यान से देखो dx बहुत छोटा है, तो dx का स्क्वायर जो आएगा, या फिर ऐसे लिख लो, देखो पाई और dx कॉमन ले लो, तो ये मिल जाएगा हमको। नहीं, मैंने ये पाई गड़बड़ किया है ना, रुक जाओ, खराब। पैंड करोगे तो आएगा 2x dx, तो मैंने dx कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया 2x प्लस dx। आपको समझ में आ रहा है कि dx की वैल्यू बहुत छोटी है, तो 2x के सामने dx बहुत छोटा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 2x। आंसर आ गया 2 पाई x dx। अब कोई बच्चा कह सकता है नहीं सर ऐसे मत करो, इसको एक और तरीके से करो, आप बाइनोमियल लगा के करो। चलो बाइनोमियल लगाते हैं। पहला स्टेप ये ठीक है, कि बाद का स्टेप देखो। मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस dx/x, और यहाँ आ जाएगा -1। dx बहुत छोटा है x के सामने, मतलब जो dx/x आएगा 1 के सामने बहुत छोटा होगा, मतलब बाइनोमियल के लिए मामला एकदम फिट है। तो बाइनोमियल डाल देते हैं। ये हो गया 1 प्लस 2 dx/x -1। सॉल्व कर दो, देखो फिर वही आंसर आ गया। आंसर आ गया 2 पाई x × dx। देख लो, जो आया था वही आया। लेकिन ना अपने को पहला करना है ना अपने को दूसरा करना है, हम बस आपके संतुष्टि के लिए करके दिखाए हैं। अब जो करना है वो हम बता रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनना। जब कभी भी डिस्क के अंदर आपको रिंग दिखाई पड़े और रिंग का एरिया निकालना हो, तो बहुत ही ट्रिकी तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखना। एक मिनट रुक जा खाली। क्या करना है सुनो, आप इस रिंग को यहां से काट दो, और काट के ना इसको पकड़ के आप एकदम सीधा कर दो। सीधा कर दोगे तो ये बन जाएगा एक स्ट्रिप। और उस स्ट्रिप का लेंथ जो होगा, आप मुझे बताओगे लेंथ क्या होगा और उसका थिकनेस क्या होगा, जल्दी बताओ।
जो स्ट्रिप मैंने चूज करा है, बताओ, रिंग को काट के मैंने सीधा कर दिया, तो अपने को एक स्ट्रिप मिल गया। उस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, सीधा बताओ। रिधिमा, 2 पाई r कहाँ से लाई तू? हमने जो रिंग पकड़ा है उसका रेडियस देख क्या है बेटा। तो इस स्ट्रिप का लेंथ वही होगा जो इसका सरकमफ्रेंस होगा। यानी इसका लेंथ होगा 2 पाई x, और थिकनेस तो जो वही है जो यहाँ था, dx। अब आप देखो स्ट्रिप का एरिया मेरे लिए कितनी आसानी से आ गया, 2 पाई x इंटू dx। आंसर देखो तीनों में एक, लेकिन सबसे ट्रिकी तरीका यही, अपने को यही वाला फॉलो करना है। बोलो, क्लियर है क्या सबको? अब सुनो, ऐसे ऐसे ये जो एरिया आया है स्ट्रिप का मतलब रिंग का, ऐसे ऐसे जितने रिंग हैं सभी के एरियाज को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा डिस्क का एरिया आ जाएगा। अब आप मुझे बताओगे लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ डाले, जल्दी बताओ। वेरिएबल हमारा है कौन यहाँ पे, एक्स। आप मुझे बताओगे लिमिट कहाँ से कहाँ डाला जाएगा। लोअर लिमिट हम क्या लें, अपर लिमिट हम क्या लें? प्रभव जी आप कह रहे हैं 0 टू स्मॉल r, लेकिन इसका रेडियस तो कैपिटल आर है। तो क्या हम, हाँ मतलब लिमिट डालना होगा 0 टू कैपिटल R। बस 2 पाई को कर लो बाहर, इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स डी एक्स का 0 टू r। एक्स डी एक्स का मतलब हो गया x² बाई 2, मतलब r² बाई 2 से 2 कटा, आंसर आया पाई r²। देख सकते हो डिस्क का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, पाई r²। देखो कितना मजेदार काम किए हम लोग। आओ थोड़ा और चीजें लेते हैं थोड़ा सा। जैसे रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आप रटे हुए हो, L×V होता है। आओ थोड़ा फील लाते हैं इसमें भी, ये L ये B। तो मैंने क्या किया, हम बोले एक काम करते हैं यार, इसको ना छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट देते हैं। ऐसा, 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 ऐसा। और इसको तो बिना इंटीग्रेशन के कर देंगे, कैसे देखो। इस वाले स्ट्रिप का जो एरिया होगा हम कहते हैं कि ये होगा L×x1। बोलो, जो फर्स्ट वाला स्ट्रिप है उसका एरिया L×x1 होगा या नहीं होगा? सेकेंड वाले का एरिया होगा L×x2। थर्ड वाले का L×x3। अब हम नहीं बोलेंगे, क्या आपको आंसर चमक गया क्या? जिसको चमक गया रिप्लाई करो। हाँ, क्योंकि आंसर आ रहा है L×x1 प्लस L×x2 प्लस L×x3 डॉट 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 डॉट। जब L को कॉमन लोगे आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। जब बेटा इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यस, बी मिलेगा। देखो आंसर आ गया ना, LB। अब एक और देखते हैं, आ जाओ। सॉलिड सिलेंडर, ये है अपना सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का अपने को वॉल्यूम निकालना है। हमने क्या किया,
सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो हम बोले चलो एक काम करते हैं। वैसे मेरा कहना है कि आप ना इसका आंसर भी देख देख के ला सकते हैं। जैसे देखो, ऐसे ऐसे स्ट्रिप काटते जाओ और समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। हम लिखना नहीं चाह लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमको। हाँ बिल्कुल। हाँ डिस्क ही होंगे बेटा। नहीं पहले मुझे बताओ, जो वॉल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर एल, वो कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप पहले वाले का लिखोगे पाई आर स्क्वायर एल वन, दूसरे वाले का लिखोगे पाई आर स्क्वायर एल टू। अरे चमक गया क्या सबको? देखो इस तरह का चालाकी आपको लगाना है पढ़ाई में, तब पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना? और थोड़ा सा और देखते हैं। अब एक दो और थोड़े मुश्किल वाले देख लेते हैं। जैसे हॉलो स्फेयर। बोला जी, हॉलो स्फेयर का सरफेस एरिया निकालो। ठीक है ना, ध्यान से सुनना जरा। तो हॉलो स्फेयर का सरफेस एरिया निकालो, मतलब प्लास्टिक का बॉल है ये। तो हमने क्या किया, जो कि प्लास्टिक का बॉल है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक के बॉल को अगर आप कट करोगे तो आपको बहुत सारा रिंग मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हमने क्या किया, एक रिंग हमने ऐसे कट कर लिया इससे। अब इसमें ना एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, में हम लोग एक्स डी एक्स में काम करें या थीटा में काम करें? तो आओ पहले हम लोग एक्स डी एक्स में काम करके देखते हैं क्या होता है। अगर आप यहाँ से एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट काटो, दिक्कत क्या आता है देखो इसमें। यहाँ है डी एक्स, ये वाला है डी एक्स, और इस डी एक्स में रिंग का जो भी पोर्शन है वो यहाँ है। डी एक्स आपने ये लिया है, तो डी एक्स में रिंग का मास है या हवा है? अगर आप चाहो थोड़ा हम बड़ा करके उस इस चीज को थोड़ा हम बड़ा करके बना देते हैं। देखो, रिंग का पोर्शन ऐसा दिखता है, और ये हमारा है डीएक्स। रिंग का मास जो भी, सॉरी स्फेयर का मास जो भी है वो यहाँ है, और हमने डीएक्स ये लिया है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो डीएक्स हमने लिया है उसमें रिंग का मास है या हवा है? क्या है बोलो? हवा। का मतलब एक बात कंफर्म है कि अगर ये हवा है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। जब हवा का एरिया निकाल के इंटीग्रेट करोगे तो हवा प्लस हवा प्लस हवा प्लस हवा प्लस हवा क्या आएगा? अरे इंटीग्रेशन का मतलब है कि एडिशन। तो जब हवा है, मास तो वहाँ है ही नहीं। जब आप हवा को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट भी हवा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा हमेशा याद रखें, जब कभी भी हॉलो ज्योमेट्री से डील करो तो आप कर्व्ड लेंथ को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको हर हाल में कर्व्ड लेंथ को इंक्लूड करना ही होगा। ये बात अच्छी तरह से एकदम मार्क कर लें कि जब कभी भी कर्व्ड ज्योमेट्री आएगा तो हम कर्व्ड ज्योमेट्री के लेंथ को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
अपने को हर हाल में कर्व्ड लेंथ को इंक्लूड करना ही होगा। तो अब इंक्लूड कैसे करेंगे वो समझाता हूँ, देखो। तो उसको इंक्लूड करने का बेस्ट तरीका ये है, आप क्या करो, ऐसे ले लो। एक मिनट, देखो अच्छे से बना देते हैं। ऐसा, ऐसा। सपोज ये एंगल है थीटा और ये एंगल है डी थीटा। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, जो रिंग हमने चूज करा है उसका रेडियस क्या है, देखो तो। जो रिंग हमने चूज करा है उस रिंग का रेडियस ध्यान से देखो, आर कहाँ से आया, देखना, ये है तेरा रिंग। यानी कि ये है, तो ये आर ये थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, आर कॉस थीटा ही तो रिंग का रेडियस है। बताओ। अरे देखो ना, ये यही तो रिंग का रेडियस है। और ये वाला इज इक्वल टू ये वाला। और रिंग का जो थिकनेस है, क्योंकि ये वाला आर है ये वाला आर है, तो ये लेंथ होगा आर डी थीटा। मतलब जो रिंग हमने चूज करा है ये वाला, अपने को रिंग का रेडियस भी मालूम है, अपने को रिंग का थिकनेस भी मालूम है, तो क्या हम रिंग का एरिया निकाल सकते हैं? आज ही मैंने आपको सिखाया है कि रिंग का एरिया जब भी निकालना हो तो रिंग को काट के सीधा कर देना और लेंथ इंटू थिकनेस कर देना। बताओ, लेंथ क्या लोगे? तो रिंग का लेंथ आएगा 2 पाई r cos थीटा, मल्टीप्लाई कर दिए थिकनेस से, मतलब आर डी थीटा। ये निकला है रिंग का एरिया, इसको कर देंगे इंटीग्रेट। लेकिन हाँ, इस बार वेरिएबल है थीटा। थीटा का पहले ये ठीक लिखा है, देख लो, चेक कर लो एक बार। रिंग का एरिया जो मैंने लिखा है 2 पाई, रेडियस की जगह डाल दिया आर कॉस थीटा और थिकनेस की जगह डाल दिया आर डी थीटा। सही है, देख लो। अब बारी है इंटीग्रेशन का। ऐसे ऐसे जितने रिंग पॉसिबल है हम सभी को ऐड करना चाहते हैं। ध्यान से सोचो और बताओ कि लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे। लोअर लिमिट क्या डालोगे, अपर लिमिट क्या डालोगे, सोच के बताओ। आर डी थीटा क्यों? अरे आकांक्षा, थिकनेस भी तो लेगी। यही वाला तो रिंग का थिकनेस है, ये वाला। ये डी थीटा, तो ये हो गया आर डी थीटा। जब इस रिंग को काट के हम लोग सीधा किए होंगे तो लेंथ आया ये वाला, थिकनेस आया ये वाला। अब सुन, अब पता है दिक्कत क्या है तुम लोग का? प्रभु जी आपको इतनी बार समझाएं कि सबसे पहले वेरिएबल पहचानो। वेरिएबल पहचानने का तरीका बताए थे कि जो इसके साथ होता है वो वेरिएबल होता है। यानी वेरिएबल है हमारा थीटा। तो आप एक्स का लिमिट क्यों बता रहे हो मुझे?
अब मैं आपको हिंट कर रहा हूं, सुनो, तुम देखते हैं पकड़ पाते हो या नहीं, ध्यान से देखो। हॉलो स्फीयर को ऐसे ऐसे काटे हम। जो पैटर्न मैंने काटा है उसका लिमिट बताओ पहले थीटा का। थीटा की लिमिट बताइए। 0 to पाई। जो पैटर्न मैंने बनाया है उसका लिमिट बताओ मुझे पहले। नहीं रिधिमा, ध्यान से देख लड़की। अरे एक बात बता, सुन इधर। जब तू यहाँ ये रिंग काटने को आई होगी यहाँ पे बेटा, तो इस रिंग के लिए थीटा की वैल्यू क्या लोगे? तो देखना देख, तू अभी यहाँ है, तो जब यहाँ एलिमेंट काटने को आएगी तो यहाँ का थीटा क्या लेगी बोल। बोल दे जल्दी। अरे जब यहाँ आएगी तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा? अरे जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो। अरे दिख रहा है ना, देख। रिधिमा पाई क्यों ले रही है रे तू? पाई को बचा के रखना। देखना, यहाँ के लिए जीरो, फिर थोड़ा सा एंगल बढ़ा, 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 फिर थोड़ा सा एंगल बढ़ा। अरे बढ़ते 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 यहाँ तक तो गया। मुझे आधे अपर हाफ के लिए लिमिट बताओ। अपर हाफ के लिए अपर हाफ का लिमिट मुझे बताइए। 0 to पाई/2। और क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं जरा। रामू जल्दी बता, छवि बता, रिधिमा जल्दी बोल, आकांक्षा जल्दी बोल। बोल दे जल्दी से। नहीं, फिर नहीं समझे। फिर से समझाता हूँ चल। इस बार तो समझा के रहूंगा, देख। चाहे मुझे कितनी भी कलाकारी करना पड़े आज। देख। नहीं 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 नहीं, तुम लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हो, देखो पहले। ये है वो हॉलो स्फेयर। हम हॉलो स्फेयर में एलिमेंट, हमने जो अभी एलिमेंट काटा है ना वो ऐसे काटा है। ऐसे काटा है। ये एंगल है थीटा। आओ थोड़ा कलाकारी करते हैं, और क्या करेंगे। आपको इस हॉलो स्फीयर को काटने को दिया जाए ना तो आप यहाँ से काटना शुरू करोगे। ऐसे खटखट 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 खटखट। एक बात बताओ, जब हम पहला एलिमेंट यहाँ पे काटे, मैंने ये वादा किया था कि जब हम ऐसे घूमेंगे तो थीटा को प्लस में लेंगे। इस एलिमेंट में मतलब यहाँ वाला एलिमेंट काटने के लिए हमको ऐसे घूमना पड़ा, वो भी 90 का। तो पहला रिंग हमको यहाँ मिल रहा है और इस रिंग के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है?
सबसे नीचे वाले रिंग के लिए थीटा की वैल्यू, आप देखो मैंने थीटा कहाँ से मेजर किया हुआ है, इस लाइन से। क्योंकि हमने ये वादा किया था कि हम उधर घूमेंगे तो प्लस लेंगे, आपको उल्टा घूमना पड़ रहा है, तो आप प्लस लोगे या माइनस? अरे माइनस तो लोगे, लेकिन लोगे कितना? तो लोअर लिमिट का पता चल गया, -π/2, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आप पहले यहाँ काटे एलिमेंट, फिर यहाँ काटे, 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 फिर ऊपर चढ़ना शुरू किए, इधर 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 इधर। आप मुझे बताओ, जो रिंग आप काटते जा रहे हो उसका लोअर लिमिट तो -π/2 है, लेकिन अपर लिमिट कहाँ है? +π/2 की -π/2? नहीं, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं चलेगा। ऑब्वियसली +π/2, देखो दिख रहा है। बेटा ये लिमिट का फील लाओ, लिमिट का फील। लिमिट रटने से नहीं आएगा। अब देखो आओ इसको पूरा कर लेते हैं। तो लिमिट डाल दिए फ्रॉम -π/2 से +π/2, ठीक है ना? अब देख लो आंसर भी आ जाएगा। 2πr² तो गया बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, sin π/2 माइनस साइन ऐसा, ये हो गया 2πr², sin π/2 इज 1, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, याद है क्या? कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो ये माइनस ये +1 हो जाएगा, तो आंसर देखो 4πr² आ भी गया, जो कि होता भी है, होता है ना? आओ एक लास्ट और करा देते हैं सॉलिड स्फीयर का। अब हम निकालने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। है ना? अब हम निकालने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, r रेडियस का है। अब देखो कोई कह सकता है कि सर सॉलिड स्फीयर ना बहुत, जब एक आप अनियन ले लो, प्याज का एक स्लाइस काट लो, बहुत सारे स्लाइस मिलेंगे आपको। तो कोई बच्चा कह सकता है कि सर जो सॉलिड स्फीयर है ना वो बहुत सारे डिस्क से मिलके बना है। कैसे डिस्क से मिलके बना है? तो यहाँ उसका फील आ जाएगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारा डिस्क बनेगा, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है। आओ एक करके दिखाई देते हैं, आ जाओ। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी कर देते हैं आज। देखो, मुझे एक बात बताओ, इस बार मेरा x और dx में काम करना सही रहेगा या नहीं? सोच के बताएंगे। क्या इस बार मेरा x और dx में काम करना सही रहेगा या नहीं? रिधिमा जी, इस बार dx में हवा है या मैटर है, देख जरा।
तो मैटर अगर है तो डीएक्स में काम करने में बेटा क्या दिक्कत है? पिछले बार तो दिक्कत इसलिए था कि उसमें हवा था, यहाँ तो मैटर है। बोल। तो अगर मैटर है तो डीएक्स में काम करने में कोई दिक्कत? दिक्कत तो तब आता है जब डीएक्स ले और हवा हो। यहाँ तो मैटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ जरा देखते हैं अब, ध्यान से सुन। ये वाला जो रेडियस है ये अपना डिस्क का रेडियस हो गया जो हमने चूज करा है, और ये वाला स्फेयर का रेडियस है। ध्यान से देखो, जो डिस्क हमने चूज करा है उस डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको कर दोगे इंटीग्रेट तो बात बन जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है आर भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल में काम नहीं हो सकता है। तो या तो आप आर को हटा के एक्स लाइए या फिर एक्स को हटा के आर लाइए। कैसे इसको काम करेंगे ध्यान से देखो, दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज ऐसा। इस आर स्क्वायर को लाके यहाँ डाल दो। अब आपको देख के अच्छा लगेगा कि अब एक ही वेरिएबल है एक्स, आर तो कांस्टेंट है। अब बेटा एकदम ईमानदारी से बता, देखो पहले देख लेना वेरिएबल कौन है, तो एक्स है। अब मुझे एकदम अच्छे से सोच के, जैसे हम एलिमेंट काट के दिखाते हैं ना, वैसा सोचो और बताओ लोअर लिमिट क्या ले, अपर लिमिट क्या ले। लोअर लिमिट अपर लिमिट बता दो हमको। लोअर लिमिट क्या ले, अपर लिमिट क्या ले, बता दो। देखते हैं तुम लोग लिमिट समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इतना समझाए लिमिट तुम लोगों को। बोल दो बोल दो। रिधिमा कह रही है 0 to 2R। चलो और बताओ और बताओ प्रभु जी। तेजस, छवि, आकांक्षा, जल्दी बताओ। अब ट्राई करो। 0 to 2R, चलो ठीक है। और देखो। पहले भी आपने बोला था 0 to 2R। 0 to 2R। आकांक्षा बोल फटाफट, फिर मैं समझाऊंगा। तेजस। हाँ। चलो एक काम करते, गलत सही नहीं बोलते हम, समझाते फिर तुम बताना। हाँ देखो इधर, थोड़ा समझाने के लिए इसको ऊपर कर देते हैं। देखो, इधर आ जाओ। आप इस सॉलिड स्फीयर में डिस्क काटना स्टार्ट किए, तो डिस्क आप इधर से काटना स्टार्ट करोगे। खट 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 खट। एक्स हमारा ये था, शायद कुछ को चमक गया होगा। कोई अपना आंसर बदलना चाहता है तो बदल लो।
कोई अपना आंसर अगर चेंज करना चाहता है तो अभी भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तेजस जी ने अपना आंसर बदल लिया है, -R to R, और सही आंसर वही है। अरे मेरे गुरु महाराजों, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हो, सुनो इधर। अगर मुझे, फिर से समझो, अगर मुझे सिर्फ ऊपर वाला ही कंसिडर करना होता, लिमिट कहाँ से कहाँ होता? 0 to R। और जो तुम लोग 0 से 2R बोल रहे हो ना मेरे गुरु महाराजों, आर के बाद तो कुछ है ही नहीं, हवा है रे। हवा को इंटीग्रेट कर रहे हो क्या? तो 0 से 2R तो कभी नहीं हो सकता है। तो जब आप यहां से हो 0, यहां हो R, तो यहां के लिए क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ भाई, ऐसे थोड़ा काटने कूटने का प्रोसेस कर लिया करो, थोड़ा फील आएगा। फिर चलो अब अपना काम पूरा कर देते हैं, देखो। अब इसमें लिमिट डाल देंगे हम लोग, -R से R। सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा 4/3 πR क्यू। ठीक है, आ जाएगा, देख लेना करके, नहीं आएगा तो फिर हम समझा भी देंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, सुनना जरा ध्यान से। जैसे मान लो ये है, कोई कह सकता है कि सर एक सॉलिड स्फीयर बहुत सारे हॉलो स्फीयर से भी तो मिलके बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप पत्ता गोभी ले लो। एक छोटा बॉल, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर, करते 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 सॉलिड स्फीयर बन जाता है। बोलो। तो अगर हम लोग ऐसा सोचें तो ऐसा सोचने में फायदा है। फायदा कैसे है, देखो। हम ये मान रहे हैं कि हमने एक हॉलो स्फीयर पकड़ लिया, ये वाला। इस हॉलो स्फीयर का रेडियस है x, थिकनेस है dx। हम पहले इसका वॉल्यूम निकालने वाले हैं और फिर इसको पूरे के लिए इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये ध्यान रखें, ये हॉलो स्फीयर है, कंफ्यूज मत हो जाना, रिंग जैसा लग रहा है देखने में। और रेडियस इसका r है। मुझे एक बात बताओ, जो हॉलो स्फीयर अभी हमने चूज करा है उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? जो हॉलो स्फीयर डायग्राम में दिख रहा है उसका वॉल्यूम मुझे लिख के दिखाओ। जो हॉलो स्फीयर अपने को दिख रहा है उसका पहले मुझे वॉल्यूम लिख के दिखाओ।
जो हॉलो स्फीयर अपने को दिख रहा है उसका वॉल्यूम मुझे बताओ। ये मत बोलना कि सर x प्लस डी एक्स वाला स्फीयर में से x वाले को घटा दो। से आएगा लेकिन हम वो करना नहीं चाह रहे। तो हम पहले भी करके दिखा चुके हैं ना, वो लेंदी होता है। ऐसा करो, सुनो हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो एक काम करो, इस हॉलो स्फीयर को काट के ग्राउंड पे रख के मार के पीट के सीधा कर दो, फ्लैट प्लेट बना दो। फिर से सुनो, जो हॉलो स्फीयर दिख रहा है उसको काट के कूट के ग्राउंड पे रख के मार के पीट के एकदम प्लेट बना दो। तो एक बात कंफर्म है कि उस प्लेट का एरिया वही होगा जो इसका सरफेस एरिया है। बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि हमने हॉलो स्फीयर का थिकनेस माना हुआ है dx, तो आपको एक प्लेट मिल गया जिसका एरिया है 4 पाई r स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी है, और थिकनेस है dx, तो उस प्लेट का वॉल्यूम निकाल लोगे क्या? तो उस प्लेट का वॉल्यूम बेटा होना चाहिए, देखो 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। बोलो। ये जो तरीके मैंने बताया ना, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही ट्रिकी तरीका सब है। और लिमिट डाल देते हैं, आ जाओ बताओ। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे? तेजस जी फटाफट रेस्पॉन्ड कीजिए। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ डाला जाएगा? आकांक्षा कह रही है बेटा आकांक्षा फिर फील लाना, फील फील। जैसे हम डायग्राम बना के समझाते हैं ना, तुम बनाओ, पक्का आंसर सही दोगे, गलत दे ही नहीं सकते हो, मुझे मालूम है। अच्छे से डायग्राम बना के ना, सब फील लाओ ना अंदर। हाँ जी बताओ। लिमिट कहाँ से कहाँ डाला जाए? नहीं, छवि माइनस एक्स से प्लस एक्स क्यों ले रही है बेटा? सबसे छोटा हॉलो स्फेयर जो आप काटोगे वो कितने एक्स का होगा? अब छवि तू बोल रही है 0 to x, इसका मतलब है हम एक्स पे जाके रुक जाएं? बस। हाँ, अरे यही तो समझना था। तो लिमिट डाल दे 0 to r। अरे देख ना, हॉलोस पर जो काटोगे ये ऐसे तो काटोगे, छोटा फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ा 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 चलता जाएगा। काटते 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 अब यहाँ तक तो आओगे। लिमिट डाल दो 0 to r, खेल खत्म। आप बेटा लिमिट रट नहीं सकते हो, लिमिट आपको सोचना पड़ेगा। 4 पाई बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा r³ by 3। देख सकते हो आंसर आ गया। समझ गए? आज जाके ना एक बार घर पे देखना है ये सबको, ठीक है?
दो छोटे छोटे काम हम दे रहे हैं, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, हम हिंट भी कर दे रहे हैं। सुनो क्या करना है आपको। आपको एक निकालना है सॉलिड कोन का वॉल्यूम। सॉलिड कोन का वॉल्यूम चाहिए मुझे। रेडियस आर ले लो, हाइट एच ले लो। करना क्या, हम आपको हिंट कर दे रहे, सुन लो। हमारे लिए पहली बार है तो दिक्कत आ सकता है, तो हम हिंट कर दे रहे हैं। आप एक ऐसे डिस्क काट लेना, यहां से एक्स दूरी पे, और डिस्क का रेडियस पकड़ लेना आर, और इसका थिकनेस ले लेना डीएक्स। डीएक्स लेने में कोई बुराई नहीं, कोई मैटर है इस बार। सिमिलर ट्रायंगल के आइडिया से हम लिख पाएंगे आर बाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई एच। आर मिल जाएगा मुझे आर एक्स बाई एच। एक बार अगर आर आ गया तो जो डिस्क हमने पकड़ा है, डिस्क का एरिया आ जाएगा, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दो कि कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। और ऐसा ही कुछ कार्यक्रम करना होगा आपको हॉलोस्फीयर में। लेकिन हाँ, हॉलोस्फीयर में एक दिक्कत ये है कि हॉलोस्फीयर का जो भी मास है वो यहाँ है, और आपका dx जो है वो ये वाला है। तो आपको ये वाला पकड़ना होगा, क्योंकि पकड़ा जा सकता है कैसे, देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो dl cos थीटा इज इक्वल टू dx। dl आ जाएगा dx बाई cos थीटा। ये आपको जरूरत पड़ेगा हॉलो वाले में, सॉलिड वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका होमवर्क है आज के आज, अभी के अभी ट्राई करेंगे, क्लास ऑफ होने के बाद। होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, हम आज रात को ही सॉल्यूशन भेज देंगे, वीडियो सॉल्यूशन, चिंता ना करो। लेकिन ट्राई करना है आपको। अब सुनो, ये दो होमवर्क है। एक छोटा सा काम मेरा और रहता है, करा देता हूँ, तो ये मेरा चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। ये थर्ड एप्लीकेशन है और लास्ट एप्लीकेशन भी है। जैसे अपने को dy बाई डी एक्स दिया हुआ है 2x+4, कहता है when x is equal to 2, y is equal to 6, find y when x is equal to 6। ठीक है, dy बाई डी एक्स एक फंक्शन का दिया हुआ है अपने को, और कहता है कि जब x की वैल्यू 2 है तो y 6 है, जब x की वैल्यू 6 होगी तो y कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बच्चा कहता है सर कैसे करेंगे बताओ पहले। तो एक बहुत बड़ा हिंट है। हिंट क्या है, आपको y चाहिए और आपको दिया गया है dy। तो dy से y अगर निकालना है तो अपने को इंटीग्रेट करना होगा या डिफरेंशिएट। 2x+4 है बेटा ये। मुझे एक बात बताओ कि अगर अपने को dy दिया है और हमको y चाहिए, तो dy से y निकालना है तो क्या करें, इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट। बताओ। जाहिर सी बात है dy का इंटीग्रेशन y होता है। बच्चों की बड़ी शिकायत होती है, सर आप समझ जाते हो हम नहीं। अरे भाई सिंपल सी बात है, dy से y निकालना है, इंटीग्रेट करो। अरे बोल प्रभु जी। तो प्रभु जी कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया लग रहा है तो। चलो, पता नहीं, हो सकता है नेटवर्क वगैरह कट गया ना क्या। देखो, तो अब हम लिखेंगे इसको ऐसा, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो dy कैन बी रिटर्न एज 2x+4 इंटू डी एक्स। लिखने में कोई बुराई नहीं है।
अब कर देंगे इंटीग्रेट। आपको लिमिट डालना है डालो, लिमिट नहीं डालना है मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिमिट बिना डाल के ही करते हैं। आ जाओ, क्या होगा देखो। यानी ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। बताए थे ना कि जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट के बाद, सारे इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म सी लगाओगे, तो वो लगा दिए। लेकिन दिक्कत ये है कि सी की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। है ना? सी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो सी की वैल्यू हम कैसे लाएंगे? देखो ध्यान से, ये जानकारी दिया हुआ है ना, ये काफी है। ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू 6 मिलती है, लाओ यहाँ लाके डाल दो। यानी 6 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू प्लस सी। यानी ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया सी। यानी सी की वैल्यू आ गई -6। और सी की वैल्यू अगर -6 आ गई है तो दोबारा लाके y के इक्वेशन में डाल दो, तो y आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -6। अब हमें y का एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया। आप जो भी एक्स पुट करके y चाहिए निकाल लो, तो वो पूछ रहा है कि x इक्वल टू 6 पे क्या होगा, तो y की वैल्यू निकाल लो। 6 का स्क्वायर 4 इंटू 6 -6, यानी ये 36, ये 24, ये 6। आंसर आ गया 60 - 6 मतलब 54। यही अपना आंसर हो गया। अरे क्लियर है क्या सबको? चलो एक और करते हैं। एक बॉडी का dv/dt दे रखा है 3t² प्लस 4t+2 at t = 0। velocity is 2 meter per second, then find velocity at t = 2 second। चलो ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो बेटा। अब मुझे लगता नहीं कि कोई हिंट की आपको जरूरत पड़नी चाहिए इसमें। हाँ बेटा फटाफट ट्राई करो। रिधिमा बोल रही है 22। देखें बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है।
कह रहा है डीवी बाई डी टी दे रखा है, जीरो टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ 2 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। बाकी सारे ट्राई करें बेटा। हाँ जी बताओ। 3 बच्चों का आ गया, बाकी भी। देखो एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। बाकी सबका आ गया क्या? देख प्रभु जी, प्रभु जी इंटीग्रेशन जल्दी कर। आओ इसको पूरा कर देते हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला करा देते हैं। देखो अभी तो सिंपल है कि वेलोसिटी को एक तरफ लिख लो और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लो। इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, इंडेफिनिट ही कर लेते हैं। चलो तो v की वैल्यू आ जाएगी, देख लो, t³ प्लस 2t² प्लस 2t प्लस c। कह रहा है जीरो टाइम पे वेलोसिटी 2 है, तो जहां जहां इसको 2 डाल दो, वेलोस टाइम को 0 डाल दो। और जहां जहां c आ रहा है इसका मतलब c की वैल्यू 2 हो गई। अब वापस c की वैल्यू को यहां लाकर डाल दो, तो अपने को वेलोसिटी का एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया। अब जिस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए पुट करो, अपना निकालते रहो। 2 सेकंड पे पूछा है तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। कितना आ गया ये? ठीक है ना। अब एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये काइनामेटिक्स में आपको खूब काम आने वाला है। कैसे काम आएगा देखो। लिखेगा एक बॉडी की वेलोसिटी ऐसे बदल रही है, एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। ध्यान से सुनना। बच्चा बोला ठीक है सर, अपने को पता है कि ए की वैल्यू होती है dv/dt, और अपने को ये दे रखा है 2t² प्लस 4। आओ सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो dv आ जाएगा 2t² प्लस 4 × dt। अब इसको कर दो इंटीग्रेट। समझ में आ रहा है कि ये अपना हो जाएगा v इज इक्वल टू 2t³/3 प्लस 4t प्लस c। सी अपने को नहीं मालूम है, सी निकालने के लिए ये जानकारी दिया हुआ है। आउटपुट कर देते हैं। 2 = 0 + 0 + c, मतलब c की वैल्यू आ गई 2। अब इस c को उठा के वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डाल दो।
ये आ गया ऐसा, +4t+2। लेकिन आपको वेलोसिटी नहीं चाहिए, आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वेलोसिटी को लिख दो ds/dt, इतना +4t+2। तो ds को हम लिख पाएंगे 2t³